सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। तो दोहरा लेखा प्रणाली का आशय ये है कि इसमें जो वित्तीय सौदे होते हैं इनके दो रूप होते हैं और उन दोनों रूपों में हमें लेखा करना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है दोहरा लेखा प्रणाली से आशय प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। लेखा कर्म की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों को यथास्थान लिखा जाता है उसे हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पे दो रूप होते हैं, वो होता है एक डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। और हम कभी भी जब इसमें लेखा करते हैं तो एक पक्ष को ऋणी करते हैं और दूसरे पक्ष को धनी करते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं इनके, कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमको ये लेखे करने पड़ते हैं। ऋणी को हम डेबिट बोलते हैं, तो इससे हमें पहले डेबिट का भी ऐसे समझना चाहिए। तो डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से निकला हुआ है, यह बना हुआ है। इसका आशय ये है कि उससे दे यानी ड्यू फॉर डैट। वास्तव में डेबिट लेखा कर्म का एक चिन्ह है, सिंबॉलिक चिन्ह है, जिसका प्रयोग इसके नियमों को स्पष्ट करने और इन्हें क्रियाशील करने में किया जाता है। और धनी को हम जो कहते हैं वो कहते हैं क्रेडिट, और क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा से ही क्रेडर से निकला हुआ है और इसका आशय ख्यात से है, यह उसको दे, ड्यू टू डैट प्रकट करता है। और यह भी लेखांकन के सिंबॉलिक चिन्ह की तरह प्रयोग इसका किया जाता है और इसका प्रयोग लेखा कर्म नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। फिर आपका आता है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। तो पहली जो विशेषता है इसकी न्याय पूर्ण प्रणाली होनी चाहिए। इसकी न्यायपूर्ण प्रणाली कैसे होती है? जब कभी सौदा किया जाता है, चाहे वो क्रय का हो या विक्रय का हो या धन का हो या किसी और वित्तीय ट्रांसफर का हो, तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, अर्थात प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, अतः दोनों का लेखा किया जाना चाहिए और यही न्याय संगत भी है। यदि एक रूप में लेखा किया जाए और दूसरे रूप को छोड़ दिया जाए तो फिर उचित नहीं होगा। आपको दोनों में ही लेखा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो पक्ष प्रभावित होते हैं। जिसे मान लीजिए राम को पैसे दिए, जब राम को पैसे दिए तो एक पक्ष तो कैश वाला हो गया, मतलब एक खाता कैश का हो गया और दूसरा जो खाता हो गया वो राम का हो गया। तो राम को या फिर कैश को डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक को डेबिट और एक को क्रेडिट हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए दो खाते होते हैं और ये अलग अलग पक्ष जो है इनसे प्रभावित करते हैं इनको। फिर आपका है व्यक्तित्व या अव्यक्तित्व पहलू का लेखा हो सकता है इसमें। यदि दोनों के पहलू व्यक्तित्व हो या दोनों के पहलू अव्यक्तित्व हो, एक पहलू व्यक्तित्व हो और दूसरा पहलू अव्यक्तित्व हो, दोहरा लेखा प्रणाली में इन दोनों ही वस्तुओं का लेखा किया जाता है। इसी कारण यह प्रणाली वैज्ञानिक कही जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय व्यक्तित्व एवं अव्यक्तित्व दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा करने से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। हमें यहाँ पे कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके आधार पर हम लेखा करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदों के एक रूप को ऋणी और दूसरे रूप को धनी किया जाता है, चाहे वो जिस रूप को ऋणी और चाहे वो जिस रूप को धनी कर दिया जाए। ऋणी और धनी करने के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं और उन्हीं के आधार पर हम ऋणी या धनी करते हैं, यानी कि हम अपने मन से किसी को डेबिट या किसी को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों को देखकर फिर एक पहलू को हमें धनी करना पड़ता है और दूसरे पहलू को हमें ऋणी करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट आपका है अंगगणितीय संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना। प्रत्येक सौदे के एक पक्ष को ऋणी और दूसरे पक्ष को धनी किया जाता है, अतः ऋणी पक्ष का योग और धनी पक्ष का योग बराबर होता है। इस तुलना से लेखों की अंगगणितीय शुद्धता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह तुलना तलपट द्वारा भी
ज्ञात की जाती है। फिर आपका 5 पॉइंट आता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ ये है कि जिस प्रणाली को सभी लोग अपनाकर उसका लेखांकन करते हों। तो दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी है जिसे गैर व्यापारिक संस्थाएं भी अपनाती हैं और राज्य भी अपनाते हैं और पूरा विश्व इसको अपनाता है हिसाब किताब करने के लिए। इसलिए ये प्रणाली जो सार्वभौमिकता भी है इस प्रणाली में। और फिर आपका आता है लेखांकन ढांचा। लेखांकन ढांचा में ये है कि सबसे पहले कैसे कैसे इसमें चीजें बनती चली जाती हैं। तो सबसे पहले कोई भी होता है, सौदा होता है, वो वित्तीय ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और जब वित्तीय ट्रांजैक्शन हो जाता है तो एक प्रारंभिक पुस्तक में उसके लेखा होना चाहिए, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। जब हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो जर्नल में उसका तुरंत लेखा करते हैं और इन लेखों के माध्यम से हमें एक जर्नल की सहायक वहियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्त बिल, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और जब जर्नल बनाते हैं तो उसमें सभी प्रकार की एंट्रियां होती हैं। फिर उसमें से हम अलग अलग करते हैं कि क्रय की एंट्री कौन सी है, विक्रय की एंट्री कौन सी है, और क्रय वापसी की एंट्री कौन सी है, विक्रय वापसी की एंट्री कौन सी है, प्राप्त बिल की एंट्री कौन सी है, कैश की एंट्री कौन सी है। तो इस तरह के हम जर्नल को क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को अलग अलग करते हैं, मतलब कि उनके नेचर के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी से माल खरीदा तो एक महीने में या पूरे एक साल में कितना माल हमने खरीदा है, तो अलग अलग व्यक्तियों से खरीदा होगा, तो जितनी भी क्रय की एंट्रियां होंगी वो सब क्रय पुस्तक में चली जाएंगी। इसी तरह जितनी विक्रय की एंट्रियां होंगी या लिखे होंगे वो सब विक्रय पुस्तक में हम लिख देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जर्नल की सहायक बुक। इसके बाद वर्गीकरण करते हैं, इसका खाता वही बनाते हैं। तो खाता वही पुस्तकों से भी बनाते हैं। और जैसे कैश बुक है तो कैश बुक में कैश बुक से भी खाता वही बनाया जाता है। और मुख्य जर्नल भी होता है, इससे हम खाता बनाते हैं और इसको हम लेजर भी बोलते हैं। और लेजर के बाद हमारा आता है तलपट, जहाँ पर इन खाता वहियों का जो शेष होता है वो हम तलपट में दिखाते हैं, जिससे पता चल जाता है हमने टोटल कितना परचेज किया है या टोटल कितना क्रय किया है या टोटल कितना विक्रय किया है, ये चीज़ हमको पता चल जाती है। और तलपट बनाने के बाद हम अंतिम खाते बनाते हैं। तो अंतिम खाते यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं आपको। एक तो दिया गया है निर्माण खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। तो निर्माण खाता बनाए या फिर व्यापारिक खाता बनाए, ये 2 टाइप्स के होते हैं। और लगभग इनका नेचर जो होता है एक ही जैसा होता है। लेकिन निर्माण खाता में क्या है कि मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री होती है तो वहाँ माल बनाने संबंधित सारी क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए उसको मैन्युफैक्चर अकाउंट बोलते हैं। और जहाँ पर जो कंपनी निर्माण नहीं करती, बाकी कच्चा माल लाती है और कुछ अटैच करके तुरंत उसको बेच देती है, उसके लिए व्यापारिक खाता बनता है। तो यहाँ पे अंतिम खाते के 3 रूप होते हैं, एक तो निर्माण खाता या फिर व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। निर्माण खाता में हम ये देखते हैं कि या जो माल खरीदा गया है उस पर कितना वर्क किया गया, वर्क करने के बाद उसको कितना बेचा गया है, सिर्फ इतना ही देखते हैं। और उस पर टोटल सकल लाभ कितना आया है या सकल हानि कितनी आई है, ये देखते हैं। और इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी को शुद्ध लाभ कितना हुआ है। तो बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो माल को बनाने के संबंधित में या इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं, वो सब हम लाभांश खाते में दिखाते हैं। और जब ये खर्चे हम ग्रॉस प्रॉफिट से और लेस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, जो कंपनी का या फिर एक व्यवसाय का शुद्ध लाभ होता है, जो रियल लाभ होता है। और इससे पता चलता है कि कंपनी को या फिर व्यवसाय को कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हम बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा, जिसको बोलते हैं स्थिति विवरण, कि कंपनी की स्थिति कैसी है। और ये लाभ हानि खाता में जो शुद्ध लाभ आता है उसको ट्रांसफर हम बैलेंस शीट में करते हैं, आर्थिक चिट्ठे में करते हैं। और यहाँ से हम कंपनी की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं कि व्यापार में कितना दायित्व है और कितनी संपत्तियां हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये जब तीनों खाते बनाए जाते हैं इसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण करने के बाद निर्वचन की सहायता से हम संस्था के भावी योजनाओं का प्रारूप भी बना सकते हैं, ये करते हैं। तो जैसे कि ये पूरा एक प्रोसीजर है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेखांकन ढांचा बोलते हैं। अब जो आपका पॉइंट आता है वो आता है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। ये पुस्तपालन की भिन्न भिन्न प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया है कि यह प्रणाली अन्य प्रणाली से अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण है।
इस प्रणाली में नियमों की स्पष्टता है, सबसे अधिक ये लोकप्रिय भी है। जैसा कि सबसे अधिक लोकप्रिय क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर बताया था विशेषताओं में कि ये सार्वभौमिकता है, मतलब कि चाहे कोई भी संस्था हो, अगर वो लेखा करती है तो इसी ढंग को ही वो अपनाती है, तो ये सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका छल कपट एवं गबन से बचाओ। इस प्रणाली के अंतर्गत हिसाब की पुस्तकों की जांच का कार्य बहुत सरल हो जाता है। और फिर आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत खातों का खुलना। ये भी अभी विशेषताओं में बता चुके हैं। इसमें दिया गया इस प्रणाली में व्यक्तिगत अव्यक्तिगत वास्तविक एवं नाममात्र के सभी खाते बनाए जाते हैं। इसीलिए व्यापार के शुद्ध लाभ की गणना शुद्धता से की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है खातों की शुद्धता की जांच। प्रत्येक लेन देन दोनों रूपों का लेखा किया जाता है और प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो अलग अलग खातों के विपरीत पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष जो होता है वो डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक डेबिट के अनुरूप क्रेडिट, मतलब जब हम डेबिट लिखेंगे तो उसके अपोजिट हमें क्रेडिट तो लिखना ही पड़ेगा, और क्रेडिट के अनुरूप डेबिट प्रविष्टि की जाती है, लेखे किए जाते हैं। क्रेडिट करेंगे तो एक पक्ष को हमें डेबिट भी करना पड़ेगा। इसीलिए पुस्तकों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच परिषद सूची और तलपट के द्वारा हम कर सकते हैं। आर्थिक चिट्ठा बनाकर व्यापार की सही स्थिति का ज्ञात भी किया जा सकता है और अन्य प्रणाली में यह सुविधा नहीं होती है। इसीलिए खातों की शुद्धता की जांच हम इसी प्रणाली में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट तुलनात्मक अध्ययन। तो हिसाब की पुस्तकों की जांच करने के बाद विश्लेषण और विभिन्न अवधियों में होने वाले क्रय लाभ हानि आय व्यय आदि की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जो कि व्यापार के विकास और विस्तार के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पिछले साल से और इस साल से प्रॉफिट ज़्यादा हो, या पिछले साल से प्रॉफिट हमारा इस साल ज़्यादा हो और इस साल से अगले साल भविष्य का प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो। तो ये हम तुलना तभी कर सकते हैं जब हम दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट आता है कि वैधानिक मान्यता। तो वैधानिक मान्यता का मतलब कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो सरकार के द्वारा भी मान्यता दी जाती है। सरकार एवं विधान दोनों ही दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखी गई हिसाब की पुस्तकों को मान्यता देती हैं और इससे व्यापारी को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सहायता भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सरलता। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण एवं वैज्ञानिक होने के साथ सरल भी है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को समझने पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, अगर दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत और नियम हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है लोचदार प्रणाली। व्यापार के विकास एवं विस्तार होने पर हिसाब की पुस्तकों में आवश्यकता अनुसार वृद्धि करके उसे व्यापार के अनुरूप बनाया जा सकता है। एक छोटा व्यापारी केवल रोजनामचा बनाता है, विस्तार होने पर वह रोजनामचा के साथ साथ रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक का भी प्रयोग करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सभी व्यापारी, चाहे वो छोटे हों या बड़े, इसको अपना सकते हैं और इसको तभी अपनाया जा सकता है जब ये लोचदार हो। छोटे व्यापारी भी इस पे काम कर सकते हैं सुगमता से और बड़े व्यापारी भी सुगमता से अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। जब छोटा व्यापारी कोई बिजनेस करता है तो वो दोहरा लेखा प्रणाली अपनाता है, उसमें कुछ ही चीजें रखता है, लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बड़ा होता जाता है तो वो अपने इस प्रणाली में क्रय पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, जर्नल, बैलेंस शीट भी बना सकता है। फिर आता है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। तो दोष क्या है? किसी भी प्रणाली के अगर लाभ भी होंगे तो दोष भी होंगे, तो कुछ ना कुछ दोष तो सब में होते हैं, तो इसमें भी कुछ दोष हैं। यह प्रणाली हिसाब किताब रखने की खर्चीली प्रणाली है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया अगर इसको अपनाते हैं तो इसमें खर्चा बहुत होता है और ये खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें जो बुकें होती हैं बहुत सारी हमको बुकें खरीदनी पड़ती हैं, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, और लेखा करना पड़ता है इसमें, और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है इसमें। तो इसीलिए यह कहा गया है कि यह प्रणाली हिसाब किताब रखने की खर्चीली प्रणाली है और इस प्रणाली में हिसाब किताब के योग्य तथा प्रशिक्षित लेखपालकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रणाली में सफलतापूर्वक लेखन नहीं कर सकता है।
तो लेखा क्यों नहीं कर सकता, कुछ नियम होते हैं इसके, तो उसको अगर समझ नहीं पाते हैं तो लेखा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है जो इस प्रणाली के नियम और सिद्धांत को कायदे से समझता है। एक साधारण इंसान इस पर लेखा नहीं कर सकता और ना ही इसको समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सिद्धांत संबंधी अशुद्धि का इस प्रणाली में सरलता से पता नहीं लगाया जा सकता। मतलब कोई सिद्धांतवादी कोई गलतियां हो गई हैं तो और उसके बाद उससे कुछ आंसर मिसमैच हो रहा है या उससे जो निर्वचन निकल रहा है वो सही नहीं निकल रहा है, तो हमको उस गलतियों को ढूंढना पड़ता है, जिसको हम सही से जल्दी हम ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत संबंधी अशुद्धियां हैं तो इसको जल्दी से हम पता नहीं लगा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रारंभिक प्रविष्टियां करते समय यदि कोई लेन देन लिखने से छूट जाए तो पता लगाना कठिन हो जाता है। साथ ही वहियों में कोई धनराशि अशुद्ध लिख जाए या लेखों की क्षतिपूर्ति अशुद्धि हो जाए तो उसे ढूंढना भी बहुत कठिन है। तो यहाँ पे ये बताया कि अगर कोई लेखा छूट जाता है, मतलब हमने कोई वित्तीय ट्रांजैक्शन किया वो छूट गया, कोई अशुद्धि हो गई धनराशि की, जहाँ 10,000 रुपये लिखना चाहिए तो वहाँ हमने 1,000 रुपये लिख दिया, या कोई ऐसी एंट्री कर दी जिसके एंट्री तो कर दी वो गलत एंट्री है लेकिन दोनों पक्ष जो है इक्वली आ रहे हैं, तो ऐसी गलतियों को यहाँ पर ढूंढना असंभव हो जाता है। संभव तो सब कुछ है लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कठिन हो जाता है, कि बहुत मुश्किल हो जाती है उस गलतियों को ढूंढने के लिए। फिर आपका दिया गया है इसमें लेखा करने के 2 जगह लेखा करना पड़ता है, एक क्रेडिट और दूसरा पक्ष डेबिट, दोनों में अलग अलग नियम लागू होने के कारण इसको पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है। थोड़ी सी भूल हो जाने पर इसके लेखे गलत होते हैं, इसीलिए इन नियमों में पूर्ण दक्षता पाने के लिए इसकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक ज्ञान कराए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर लेखे विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो ये कुछ इसके दोष थे दोहरा लेखा प्रणाली के, और उसके बाद हम चलते हैं आगे लेखांकन के कार्य की तरफ। इसका पहला कार्य वित्तीय सौदों को नियमानुसार लिखना, खाते बनाना, तलपट बनाना, अंतिम खाते तैयार करना। लेखांकन कार्य में ये दिया गया है कि पहले तो हमें सौदे को नियमानुसार लिखना चाहिए और फिर खाते बनाना चाहिए, तलपट बनाकर अंतिम खाता तैयार करना चाहिए। लेखों की निष्कर्ष की सूचना व्यवसाय के स्वामी को और व्यवसाय के संबंधित अन्य व्यक्तियों को देना। व्यवसाय के लेनदार, विनियोगकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, शोधकर्ता एवं सरकारी अफसर शोधकर्ता को भी इन लेखों के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब लेखांकन कार्य ये है कि अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड व्यक्ति है, ये सरकार भी होती है, क्योंकि सरकार के इसलिए होती है कि हम जिस देश में काम करते हैं उस देश को कुछ टैक्स भी देना पड़ता है। सरकारी अफसर भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो वो सब ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस हमारा कितना तरक्की पर चल रहा है और कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनको भी जानने की इच्छा होती है। तो लेखांकन कार्य ये है कि व्यवसाय से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो मालिक हो या बिजनेस का कोई बाहरी व्यक्ति हो, जो डायरेक्ट व इनडायरेक्ट बिजनेस से इफेक्ट करता है, तो लेखांकन उनको आवश्यक सूचनाएं देता है। लेखांकन का कार्य लेखांकन की ऐसी विधि को अपनाना है जिससे संपत्ति की अनुचित एवं अनावश्यक प्रयोग से सुरक्षा की जा सके। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो व्यवसाय की संपत्ति उसका यूज तो कायदे से हो, अनयूज ना हो, उसका ऐसा यूज ना हो कि संपत्ति हमारी यूज भी होती चली जा रही है लेकिन वो व्यवसाय में उसका कोई लाभ प्राप्त ना हो रहा हो। तो इसका ये भी कार्य है कि व्यवसाय की संपत्ति का अनावश्यक यूज ना हो, उसका उपयोगी यूज होना चाहिए। फिर आपका दिया गया है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसायों को रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। लेखांकन का कार्य ऐसी प्रणाली अपनाना है जिससे कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले रिटर्न एवं विवरण सरलता से तैयार किए जा सकें और कानूनी प्रावधानों का पालन भी हो सके। तो ये तो हो गया इसका लेखांकन का कार्य। और फिर कुछ शब्द आते हैं आपके जिनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें कोई भी लेखांकन कार्य करना पड़ता है तो इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु के क्रय विक्रय विनिमय या लेन देन को सौदा या व्यवहार कहा जाता है।
मतलब यहाँ पे ये कहा गया क्रय विक्रय हो या कोई ऐसा विनिमय हो या कोई ऐसा वित्तीय ट्रांसफर हो तो उसे हम सौदा कहेंगे और व्यवहार भी कहते हैं। व्यवसाय कोई भी काम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए, चाहे उसके स्थान हानि ही क्यों ना हो रही हो, व्यवसाय कहलाएगा। व्यवसाय इंसान तभी स्टार्ट करना चाहता है कि वो यही चाहता है कि हमें लाभ प्राप्त हो। वो अलग की बात है कि जब वो व्यवसाय चलता रहता है तो कभी लाभ कभी हानि तो होती रहती है, लेकिन व्यवसाय यही चाहता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो। तो जो भी व्यवसाय धन कमाने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी आर्थिक क्रिया करता है तो उसे हम व्यवसाय ही कहते हैं। और व्यवसायी जो व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यवसाय को आरंभ करता है और व्यवसाय की देखभाल करता है, व्यवसाय का जोखिम भी उठाता है, वो व्यवसाय कहलाता है। यहाँ पर ये बताया गया है जो व्यक्ति व्यवसाय करना चाह रहा है, अगर वो व्यक्ति पूंजी लगाता है उस व्यवसाय में और उसको इच्छा होती है कि लाभ प्राप्त करना चाहिए, वो व्यवसाय करता है, तो जो भी व्यवसाय करता है व्यक्ति उसको ही हम व्यवसायी कहते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति लाभ भी उठाता है और हानि भी उठाता है। मतलब कि वो व्यक्ति व्यवसाय की सारी जोखिमों को भी उठाता है। लाभ होता है तो उसका होता है और हानि होती है तो उसी की होती है, कर्मचारियों की नहीं होती है। और जो व्यक्ति लाभ हानि या जोखिम नहीं उठाता है वो व्यवसाय में काम तो करता है व्यवसाय में, लेकिन वो व्यवसायी नहीं होता। जैसे कर्मचारी हो गए, बाहर के लोग हो गए जो पैसा लगाते हैं इसमें, लेकिन उसके बाद वो ब्याज भी लेते हैं, लेकिन अगर व्यवसाय में हानि होती है तो उसको उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम व्यवसायी नहीं कह सकते हैं। व्यवसायी वही होगा जो लाभ हानि का जोखिम उठा सके, वही व्यक्ति क्या होगा, व्यवसायी होगा, और साथ में पूंजी भी लगाए व्यापार में। फिर आती हैं आपकी संपत्तियां। संपत्तियों में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो स्थायी व अस्थायी रूप से बहुत समय तक व्यापार को चलाने एवं लाभ के लिए प्रयोग की जाती हों एवं व्यापार चलाने में सहायता भी करती हों, वो सब संपत्ति कहलाती हैं। हम कोई भी व्यवसाय करेंगे तो हमें संपत्तियों की आवश्यकता तो पड़ेगी व्यापार में। जैसे कि हमें कोई प्रोडक्शन का काम करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये मशीनें जो होती हैं वो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रहती हैं, मतलब कि 10 साल 15 साल 20 साल तक रहती हैं और प्रोडक्शन करती रहती हैं, और जो उनसे प्रोडक्शन निकलता रहता है और वही प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर वस्तु हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। तो ये किसकी सहायता से हम कर पा रहे हैं, ये मशीन की सहायता से कर पा रहे हैं। अगर मशीन नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जो वस्तु को हम बेचना चाहते हैं वो वस्तु बन नहीं पाएगी। इसीलिए व्यवसाय की जो संपत्तियां होती हैं जो अस्थायी रूप से बहुत लंबे समय तक व्यापार में चलती रहें और प्रोडक्शन करती रहें। जैसे कि इसमें जो स्थायी संपत्ति दी गई वो भूमि, भवन, मशीन और रोकड़। अब व्यवसाय करेंगे तो जाहिर सी बात हमें भूमि भी खरीदनी पड़ेगी, उसमें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, व्यवसाय की संपत्तियां हैं। इसके बाद देखते हैं पूंजी। पूंजी उस धन और माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया जब हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो व्यवसायी जो भी कुछ लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। अब पूंजी के टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो यहाँ पे स्थायी पूंजी मतलब जो हम संपत्ति में लगाते हैं। अगर स्थायी संपत्ति में लगाते हैं तो स्थायी पूंजी हो जाती है और अस्थायी में लगाते हैं तो अस्थायी पूंजी हो जाती है। तो यहाँ दिया है भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। लगाई गई पूंजी को स्थायी या अचल पूंजी कहते हैं, और अस्थायी व चल पूंजी को जो पूंजी चल संपत्ति, स्टॉक, व्यापारिक देनदार, स्कंद विपणी की प्रतिभूतियां इत्यादि में विनियोजित की जाती हैं, उन्हें हम अस्थायी या फिर चल पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी जो दिन प्रतिदिन के भाग को पूरा करने के लिए उपयोग में की जाती है, जो रोज के खर्चे होते हैं और उनको करने के लिए जो हम कैश रखते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो कुल पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। और फिर आपका आता है माल। माल क्या होता है, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह माल कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया कि हम एक वस्तु का व्यापार कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम ब्रेड बनाना चाहते हैं और ब्रेड बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है, तो हमारा जो व्यापार है वो ब्रेड बनाने का है और ब्रेड को हम बनाते हैं और बनाने के बाद उसको हम मार्केट में बेचते हैं। तो
उस ब्रेड फैक्ट्री का जो माल होगा वो ब्रेड होगा, लेकिन उस ब्रेड फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं, जो ब्रेड को बना रही हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो मशीनें उस व्यवसाय का माल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर ब्रेड को बेचने के लिए ब्रेड बनाया जा रहा है, तो वही सी माल होगा, और जो बेचने के उद्देश्य से ना खरीदी गई हो वो माल नहीं कहलाता है। फिर आपका आता है आहरण। तो व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए माल एवं रोकड़ निकालता है, तो उसे हम आहरण कहते हैं। जैसे कि व्यवसाय में व्यवसायी पैसा लगाता है तो उसे पूंजी कहते हैं। अब व्यवसाय से मतलब जो व्यवसाय खर्चा न अपने पर्सनल यूज करने के लिए कुछ भी चीज़ निकाल लेता है, रोकड़ निकाले या फिर माल निकाल लेता है, तो उसे हम आहरण कहते हैं, और इसका भी खाता अलग से बनाया जाता है। फिर आपका आता है दायित्व। वह धन जो व्यापारी को दूसरों को देना होता है वो दायित्व कहलाता है, जैसे बिल पेबल, लोन और ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि दायित्व क्या है, जब व्यवसायी किसी दूसरों को दे देता है, मतलब कि हमने कभी किसी से उधार खरीदा होगा तो हमें भविष्य में उसको पैसा देना पड़ेगा, तो या जितना पैसा हमको देना पड़ेगा वो दायित्व कहलाता है। अब यहाँ पे आती है कटौती। कटौती यहाँ 3 टाइप्स की दी गई है, व्यापारिक कटौती, विशेष कटौती और नगद कटौती। तो व्यापारिक कटौती हम देख लेते हैं। यह कटौती मूल्य की सूची में लिखी रहती है और यह उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक सी वस्तुओं में व्यवसाय करते हैं। इस कटौती का उद्देश्य यह है कि ग्राहक बढ़ जाए। जिस व्यवहार व सौदों में व्यापारिक छूट होती है उसका लेखा व्यापारिक छूट घटाने के बाद ही किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम लेखे करते हैं तो ये कहा गया है कि व्यापारिक छूट को घटाने के बाद ही जो पैसा आता है उसी की एंट्री की जाती है, व्यापारिक छूट की एंट्री नहीं की जाती है। फिर आता है आपका विशेष कटौती। कुछ व्यवसायों द्वारा यह कटौती केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जो ग्राहक स्थायी होते हैं, और इसका उद्देश्य यह है कि स्थायी ग्राहक लंबे समय तक बने रहें, या हम ये कह सकते हैं कि जब तक वो व्यवसाय चलता रहे तब तक वो बने रहें। यह कटौती व्यापार को काफ़ी लाभ भी पहुंचाता है। तो ये विशेष व्यक्तियों को मिलते हैं जो परमानेंट किसी व्यवसाय के कस्टमर हैं, और या वो व्यवसाय चाहता है कि ये जो कस्टमर है ये हम ही से ही माल खरीदें और किसी के पास ना जाएं, तो इस प्रकार की कटौती दी जाती है उनको। फिर आता है आपका नगद कटौती। यह कटौती उन ग्राहकों को दी जाती है जो एक निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान नकदी में कर सकें। तो यहाँ पे ये दिया नगद कटौती का उद्देश्य ये है कि हम जब कोई माल बेचते हैं उधार तो हम ये चाहते हैं कि वो पैसा तुरंत दे दें, लेकिन वो कहता है कि हम 1 महीने के बाद देंगे, तो हमें संतुष्टि करनी पड़ती है कि वो माल भी बेचना भी है। अगर तो उससे लड़ाई कर लेंगे तो फिर अगली बार वो हमारे पास माल खरीदने नहीं आएगा। तो उसने कह दिया कि हम 1 महीने के बाद देंगे, तो हम उसको लालच देते हैं। अगर आप 15 दिन के अंदर आप पैसा भुगतान कर देते हैं तो आपको 10% की कटौती मिलेगी, और 15 दिन के बाद करेंगे तो जितने का माल बेचा गया है उतना ही पैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कस्टमर भी ये सोचता है कि अगर जल्दी पेमेंट कर देंगे तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, तो यही कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो इसका उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी भुगतान हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए कटौती जो दी जाती है उसे हम नगद कटौती कहते हैं। फिर आपका आता है देनदार। एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा कोई संस्था जिसे माल उधार बेचा गया था या कोई सेवा उधार दी गई थी और उससे उधारी की रकम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो वह व्यवसाय के देनदार व देनदार संपत्ति माना जाता है, और व्यवसाय के लिए भी। तो यहाँ पे ये कहा कि देनदार होते कौन है। पहले तो हम ये समझेंगे कि देनदार जो है व्यवसाय की संपत्ति होती हैं, और देनदार कौन कौन बन सकता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, और कोई संस्था भी हो सकती है। और ये देनदार बनते कैसे हैं। देनदार बनने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को, कंपनी को, फर्म को हमने उधार माल बेचा है, तो जब हमने उधार माल बेचा है तो हम यही चाहेंगे कि भविष्य में वो हमें उस माल का पैसा दें। और जो व्यक्ति, फर्म, कंपनी से हम चाहते हैं कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने इसको माल बेचा था, तो जिस व्यक्ति, फर्म, कंपनी से हमें उस बेचे गए माल का पैसा भविष्य में मिलना होता है उसको हम देनदार कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति, फर्म, कंपनी से हमें पैसा प्राप्त होना है उसे हम देनदार कहते हैं। और देनदार क्या होते हैं, संपत्ति होती हैं, और ये व्यवसाय के लिए ये संपत्ति मानी जाती है इसको। फिर आपका आता है लेनदार। ये भी एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था कोई हो सकती है जिसकी सेवाएं हमने खुद प्राप्त की हैं।
जब हमने खुद प्राप्त की है या हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा है तो भविष्य में हमको भी उसको पैसा देना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हमसे पैसा लेगा या जिसको हमें भुगतान करना है तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए वो लेनदार कहलाता है और लेनदार व्यवसाय का दायित्व होता है। फिर आपका आता है कि माल क्या होता है? तो माल किसी व्यवसाय द्वारा लाभ पर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए सामान अथवा सामग्री को हम माल कहते हैं। ये तो हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है। माल को दिखा देता हूँ जी। जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका माल कहलाता है। तो माल का डिस्कशन हो चुका था हमारा। अब आती है रहतिये की बात। तो किसी विशेष तिथि पर बिक्री के लिए व्यवसाय में उपलब्ध माल को रहतिया कहते हैं। लेखा वर्ष की अंतिम तिथि पर जो माल बिकने से रह जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं और वही रहतिया हम जब अगले वर्ष के पहली तिथि को ट्रांसफर कहते हैं तो वो प्रारंभिक रहतिया भी कहलाता है। रहतियों को जानने के बाद इसके हम टाइप देखेंगे। तो टाइप्स यहाँ पर जो दिया गया है, तो पहला टाइप यहाँ पर है कच्चे माल का रहतिया। उत्पादों का निर्माण करने में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल ही व्यवसाय में उपलब्धता को कच्चे माल का रहतिया कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो हम मटेरियल दूसरी जगह से खरीदते हैं तो वह जो होता है वह उस कंपनी के लिए क्या होता है, कच्चे माल का रहतिया कहलाता है। चालू वर्ष का रहतिया, चालू वर्ष का रहतिया से आशय ये है जो माल एक तिथि विशेष पर अपूर्ण रहता है, मतलब कि उस पे आधा काम तो हो चुका है लेकिन आधा काम बाकी है उसको करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं चालू कार्य का रहतिया उस तिथि में होता है जिसमें ना तो उसे कच्चा माल कहा जा सकता है और ना ही उसे पूरा बना हुआ कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो माल रहता है उसे हम बोलते हैं चालू वर्ष का रहतिया। फिर आपका आता है निर्मित माल का रहतिया, लेकिन लेखा वर्ष की अंतिम तिथि पर बिकने से रह गया है, वह निर्मित माल का रहतिया कहलाता है। इसके बाद आपका आता है मृत स्टॉक। तो मृत स्टॉक में हम जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए निरंतर किया जाता है उन्हें हम मृत स्टॉक कहते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, भवन हो गया और आपके वाहन होंगे, ये सब आपके इस मृत स्टॉक में ही आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका जीवित रहतिया। तो जीवित रहतिया किसी व्यवसाय जैसे सर्कस का व्यवसाय हो गया इत्यादि में प्रयोग किए जाने वाले जानवर, पक्षी, मछली, घोड़े, बैल आदि जो उस व्यवसाय के लिए जीवित रहतिया कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्रय। तो क्रय यहाँ पर दो टाइप्स किए जाते हैं, एक तो निर्मित माल का वो खरीदते हैं और दूसरा होता है कच्चे माल को खरीदना। लेकिन इनको जो खरीदने का तरीका होता है वो दो टाइप्स का होता है, ये तो उनको उधार भी खरीद सकते हैं और नगद में खरीद सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रय। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है उसे खरीदने को क्रय कहा जाता है। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय और यदि इसको उधार में लिया जाता है तो इसको उधार क्रय कहा जाता है। इसके बाद तो फिर आता है आपका विक्रय। एक व्यवसायी जिस माल का व्यापार करता है उस माल की बिक्री को विक्रय कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो माल हमने बेचने के लिए बनाया है और फिर जब हम उसकी बेच देते हैं उसको, तो जितना भी बेचा गया है उसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय बोलेंगे। यह नगद और उधार दोनों में किया जाता है। अब इसके बाद आता है क्रय वापसी। तो खरीदे गए माल का वह भाग जो आपूर्तिकर्ता को वापस किया गया हो वो क्रय वापसी कहलाता है। तो क्रय वापसी से मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमने किसी कंपनी से कोई माल खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10 कारें खरीदी और उसमें से 2 कारें ऐसी थी जो खराब थी और जो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था उसको हमने क्या किया, वो 2 कारों को हमने उसी मैन्युफैक्चर को वापस कर दिया। तो जो 2 कारें हमने वापस की हैं वो क्या कहलाएंगी, क्रय वापसी कहलाएंगी। इसी तरह विक्रय वापसी भी होता है। विक्रय वापसी बेचे गए माल का वह भाग जो ग्राहक ने वापस कर दिया है उसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी से ये तात्पर्य है कि मान लीजिए कि हमने 20 कारें बेची, तो जो 20 कारें हमने बेची और उसमें से जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसने 20 कारें ले ली, लेकिन वहां से 5 कारें ऐसी थी पहले से डिफेक्टिव थी, तो उस व्यक्ति ने जिसको हमने माल बेचा हुआ है उसने उतना माल हमको वापस कर दिया, 5 कारें वापस कर दी। तो ये 5 कारें क्या हो जाएंगी हमारे लिए, वो विक्रय वापसी हो जाएंगी और इसी को ही हम विक्रय वापसी कहते भी हैं। आगम व आय।
माल की बिक्री से प्राप्त या प्राप्य राशि को आगम कहते हैं, लेकिन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त या उधार ली गई रकम को आगम नहीं कहा जाता है। यहाँ पे ये कहा गया जिस चीज का हम व्यवसाय करते हैं और उस चीज को हम बेच रहे हैं, तो बेचने के बाद जो भी उस बेचने से हमें धनराशि मिलती है उसको तो हम आगम या आय कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिसका हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं और वो व्यवसाय की संपत्ति है, अगर उसको बेचते हैं तो वो आगम नहीं कहलाएगी। सीधे शब्द हम ये समझ सकते हैं जिस चीज का व्यवसाय कर रहे हैं अगर वो चीज हम बेच रहे हैं तो वो आगम कहलाएगी, और जिस चीज का हम व्यवसाय नहीं कर रहे हैं वो चीज हम बेच रहे हैं तो या वो वस्तु बेच रहे हैं तो वो आगम नहीं कहलाएगी। वह आय की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को हम व्यय कहते हैं और इससे व्यापारी की पूंजी में कमी आती है। हम ऐसे समझ सकते हैं किसी वस्तु का हमें प्रोडक्शन करना है तो उस वस्तु के प्रोडक्शन में जितने भी खर्चे लगेंगे वो समस्त खर्चे क्या हो जाएंगे, व्यय कहलाएंगे। इसके बाद आपका आता है प्रविष्टि। तो लेखा पुस्तकों में व्यवसायिक व्यवहारों को एक व्यवस्थित रूप में अवलेखित करना ही प्रविष्टि कहलाता है। प्रविष्टि का मतलब लिखना होता है। जो भी हम वित्तीय लेन देन करते हैं उसको जो लिखने का तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविष्टि कहते हैं। फिर वाउचर, किसी व्यवहार का लिखित सबूत प्रमाणक कहलाता है। उदाहरण से भुगतान की रसीद हो गई और बीजक हो गया। मतलब ये किसी से माल खरीदा या किसी को पैसा दिया है तो उस संबंध में सबूत रखते हैं कि इतना माल दिया है, तो उसके हम सिग्नेचर लेते हैं या उसको रसीद देते हैं या उससे रसीद ले लेते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, प्रमाणक कहलाती है, वाउचर कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर। माल की बिक्री के समय सूची मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में अपने ग्राहकों को जो दिया जाता है उसे हम व्यापारिक छूट बोलते हैं। नगद छूट जो होता है, नगद छूट को तुरंत भुगतान करने पर या एक निश्चित समय पर भुगतान करने के अंदर जो दिया जाता है, नगद छूट देते हैं। इसके बाद जो आता है आपका व्यापारिक छूट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिक्री को बढ़ाने के लिए जो छूट दी जाती है उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं, और शीघ्र भुगतान या निश्चित समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है उसको हम नगद छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट का लेखा जर्नल में नहीं किया जाता है, लेकिन नगद छूट का लेखा हम जर्नल में करते हैं। व्यापारिक छूट की राशि को हम बीजक से घटाते हैं, लेकिन नगद छूट की राशि को हम बीजक से घटाते नहीं है। इसको बीजक के ऊपर शर्त के रूप में लिख देते हैं। इसकी गणना सूची मूल्य पे होती है। व्यापारिक छूट की गणना सूची मूल्य पर होती है, लेकिन इसकी गणना भुगतान की जाने वाली राशि पर होती है। स्पष्टीकरण वो जर्नल एंट्री समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए एक आसान भाषा में नीचे हिंट दे देते हैं, उसी को बोलते हैं स्पष्टीकरण। यहाँ पे दिया है रोज रामचे की प्रविष्टि के नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण को स्पष्टीकरण कहते हैं, जिससे सौदे का स्वरूप स्पष्ट हो जाए और एक निश्चित अवधि तक होने वाली नगद और उधार बिक्री के योग को आवधिक बिक्री भी कहते हैं। अब आते हैं हम लेखांकन तथा लेखा कर्म की अवधारणाएं। तो यहाँ पर आपको 12 टाइप्स की अवधारणाएं दी गई हैं, जिन अवधारणाओं के अंतर्गत हम लेखा करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो पहले जो आता है आपका वो मुद्रा माप की अवधारणा आती है। इसमें यह है कि कोई भी व्यवसायिक क्रिया जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं तो उसका ही लेखा कर सकते हैं, और जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते हैं उसका लेखा हम यहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे कि 10 कमरे दिया गया, इसकी लेकिन वैल्यू नहीं दी गई तो इसका लेखा करना हम नहीं कर सकते इसका लेखा। लेकिन अगर 10 कमरों की वैल्यू दे दी जाए 500 रुपये 600 रुपये तो हम उसका लेखा कर सकते हैं। पहली उदाहरण इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पर जो लेखा किया जाता है वो मुद्रा में किया जाता है, और किसी चीज को अगर हम मुद्रा में नहीं माप सकते तो उसका लेखा नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं तो उसका लेखा कर सकते हैं हम। लागत की अवधारणा तो यहाँ पर दिया गया है कि व्यवसाय की संपत्ति का लेखा इसके लागत मूल्य पर किया जाता है, और बाद में इन संपत्तियों के संबंध में जो भी लेखे किए जाते हैं उनके आधारशिला इस संपत्तियों की लागत ही होगी। इन संपत्तियों के मूल्य में समय समय पर कीमतों में परिवर्तन होने से जो परिवर्तन होंगे उसका कोई लेखा नहीं किया जाएगा, जबकि बैलेंस शीट जाएगी तब संपत्ति का लागत मूल्य के आधार पर होता है। इसका आशय यह बिल्कुल भी नहीं है कि प्रति वर्ष संपत्ति को उसी मूल्य पर दिखाएंगे जिस मूल्य पर क्रय होता है। वास्तविकता तो यह है कि संपत्ति की लागत का एक आधार है जिस पर ह्रास का लेखा करके ह्रासित मूल्य पर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में
दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है लागत की अवधारणा, अगर जो हम संपत्ति खरीदते हैं पहले साल, तो जितने में खरीदी है वो तो उस समय उसकी बैलेंस शीट में वही दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए थी, तो पहले साल तो हम 10 ही लाख दिखाएंगे, लेकिन जब दूसरे साल होगा तो उसकी लागत मूल्य पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो मशीन एक साल चल चुकी होगी और उसकी वैल्यू में कुछ कमी आई होगी। तो जो कमी होती है उसको ह्रास बोलते हैं, और जो जितने की संपत्ति हमने खरीदी थी जब उसमें से हम ये ह्रास से घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वो ह्रासित मूल्य आएगा संपत्ति का, उसी को नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके बाद आपका आता है लागत एवं आय की अवधारणा। जब कोई व्यवसाय चलाया जाता है तो यह मानकर चलाया जाता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता जाएगा और व्यवसाय का सही ज्ञान हर व्यवसायी को समाप्ति पर ज्ञात करना चाहिए और उसकी इच्छा भी होती है। किंतु व्यवसाय की अवधि लंबी होती है तो व्यवसाय अपने प्रयत्नों प्रयासों के परिणामों को ज्ञात करने का इच्छुक भी रहता है, लेकिन लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवसाय में किए गए प्रयत्नों, लागतों व इन प्रयत्नों के फलों को आय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रयत्नों की लागत को कॉस्ट कहते हैं और प्रमाणों की आय को रेवेन्यू कहते हैं। फिर आपका आता है सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाणन की अवधारणा। सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा का मतलब यह है कोई भी जब एंट्री की जाती है तो उसके बाद उसका जब वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए वो जो एंट्री की गई है तो किस बेस पे की गई है उसकी रसीद चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट या वाउचर चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो एंट्री की गई है वो सत्य है और सही है। तो यहाँ पे दिया गया है लेखांकन की विशेष सामग्री की सत्ता की जांच बाह्य प्रमाण द्वारा अवश्य की जानी चाहिए। बाह्य प्रमाण का आशय उन प्रमाण को व प्रमाणों से है जिनके आधार पर लेखे किए जाते हैं। वर्तमान काल में इनका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि व्यवहार एवं व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे हैं। इसके बाद आपका आता है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। व्यवसाय की इकाई को इसके स्वामी से पृथक माना जाता है, मतलब यहाँ पे ये कहा गया व्यवसाय अलग है उसका स्वामी अलग है। यह पृथक लेखांकन में ही होता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ किए हुए सौदे उसी प्रकार माने जाते हैं जिस तरह से बाहरी लोग ने किए हों। व्यवसाय का स्वामी पूंजी लगाता है पर व्यवसाय के दायित्व हैं, मतलब ये जो व्यवसाय में जो पूंजी है वो व्यवसाय के लिए क्या है, दायित्व है। और जो व्यवसायी आहरण करता है तो उसके लिए एक अलग से खाता खोला जाता है। इस अवधारणा के आधार पर ही व्यवसाय पर लाभ या हानि सही निकाला जा सके। मतलब कहा गया है यहाँ पर कि जो व्यवसाय में सही प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात करने के लिए इस अवधारणा को माना जाता है। और इसके बाद जो आता है वो आता है चालू व्यवसाय की अवधारणा। यह अवधारणा होनी चाहिए कि व्यवसाय चलता रहेगा और बंद कभी नहीं होगा। इस अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। इसीलिए वर्ष समाप्ति पर जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं तभी अदत्त पूर्वदत्त व्ययों का लेखा किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और समायोजनाएं आगे वाली अवधि में समायोजित होती जाएंगी। तो जो अदत्त और पूर्वदत्त का हम लेखा करते हैं वो इसी अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय में की जाती हैं। फिर आपका आता है लेखांकन की अवधि की अवधारणा। व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहता है, इसीलिए व्यवसाय की एक ऐसी अवधि निश्चित होनी चाहिए जिस पर वह अपने लाभ हानि को ज्ञात कर सके और वित्तीय स्थिति का पता लगा सके। यह अवधि साधारणतया 1 वर्ष की होती है। इसको 2 टाइप से मानते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और दूसरा जो होता है कैलेंडर वर्ष होता है। कैलेंडर वर्ष जो चलता है वो हमारा चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक कैलेंडर वर्ष और दूसरा वित्तीय वर्ष। इसके बाद द्विपक्षीय अवधारणा। तो द्विपक्षीय अवधारणा का आशय यह है कि कोई भी जो सौदा किया जाता है वो 2 खातों को प्रभावित करता है, ये तो सही है। और लेखांकन की दोहरा प्रणाली में एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा जो पक्ष होता है वो क्रेडिट होता है। तो व्यवसाय के सभी सौदे इसी अवधारणा पर ही किए जाते हैं। और आपका फिर नेक्स्ट है पूंजी की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग अलग से करना चाहिए। विभिन्न वर्षों में लाभ हानि को भी पृथक रूप से दिखाकर पूंजी में समायोजित करना चाहिए। एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में लाभ पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है, लेकिन जब कंपनी के चिट्ठे की बारी आती है तो वहां पर ये लाभ पूंजी में जोड़कर नहीं दिखाया जाता है, उसको अलग से दिखाया जाता है। वसूली की अवधारणा। लाभ को तब तक उपार्जित किया हुआ नहीं माना जाता है जब तक कि यह तो नगद वसूल ना किया गया हो।
मतलब लाभ को हम तब तक उपार्जित नहीं मानते जब तक उसको नगद प्राप्त न कर लें या फिर कोई कानूनी कार्यवाही न कर दें, तब तक उसको हम उपार्जित आय नहीं मानते हैं। जब माल नगद बेचा जाता है तो या उधार ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जिससे राशि वसूल होने की संभावना होती है, तभी इस विक्रय को लाभ माना जाता है। इसे वसूली की अवधारणा कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है किसी चीज को मतलब कि हम उपार्जित आय तब तक नहीं मान सकते जब तक हमें ये पता ना कि उस व्यक्ति से पैसा हमें मिल जाएगा इतने माल का, या फिर उचित कानूनी कार्यवाही ना कर दी हो और कानून ने कह दिया कि आपको पैसा देना है, तब तक हम उसको अपार्जित आय नहीं मानते। लेकिन जैसे कानून की कार्यवाही कर दी गई और हमें पता है कि ये व्यक्ति हमको पैसा दे देगा इस माल का, तो उसको हम उपार्जित आय मान सकते हैं। अर्जित अवधारणा, यदि कोई सौदा हुआ हो तो इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, चाहे वो नगद हो या उधार हो। इसका प्रभाव संपत्ति और दायित्व पर पड़ता ही है। अतः आदत्य वयों में जो संबंधित अवधि के हों या उपार्जित आय जो संबंधित अवधि की हों और न प्राप्त हुई हों, मतलब आदत्य जिनको पेमेंट करना है हमें और उपार्जित जिनका पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, का लेखांकन पुस्तकों में अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन पूर्वदत्त वयों तथा आय संबंधी अग्रिम प्राप्तियों का लेखन यहाँ पर नहीं किया जाता है। इस अवधारणा पर जो लेखांकन आधारित है उसे व्यवसायिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका सारस्ता की अवधारणा। सारस्ता लेखांकन की एक नवीन संशोधित अवधारणा है। इसका आशय यह है कि लेखाकार वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेन देनों तथा तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक मानता है जिनके परिणाम की उपयोगिता एवं महत्व उस व्यवसाय से संबंधित होती हैं, लेकिन जिस व्यवसाय से उनका महत्व और घटनाएं संबंधित नहीं है उनकी हम लेखा नहीं करते हैं। सारस्ता की अवधारणा के बाद आपकी ये टोटल आपकी जो 12 अवधारणा थी वो एक्सप्लेन हो चुकी हैं। फिर आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।